अमिताभ तिवारी, ये इतना बड़ा फिनोमिना खड़ा हुआ जन सुराज के नाम से बीते 3 सालों से सोशल मीडिया पे देखो तो ये लग रहा था कि आंधी चल रही है प्रशांत किशोर की। ये लग रहा था कि सब कुछ बदलने वाला है बिहार में इस बार। क्या ये जितने एग्जिट पोल आए हैं, एक भी एग्जिट पोल ये इशारा नहीं कर रहा कि प्रशांत किशोर को 10 के ऊपर भी सीटें जा रही हैं? ऐसा क्यों है अमिताभ? देखिए, लार्जली उनका रोल इस बार तो मतलब अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश करने का है, और अगर वोट शेयर के टर्म्स में उनको 8-10% वोट आता है तो मेरे हिसाब से एक नई पार्टी के लिए बहुत अच्छी शुरुआत रहेगी। ये चुनाव वो जीतने के लिए नहीं, ठीक है, वो क्लेम कर रहे होंगे वो अलग बात है, लेकिन वो हरवाने के लिए लड़ रहे हैं, किसी न किसी गठबंधन को हरवाएंगे। तो हमको इनका रोल देखना पड़ेगा कि जो 83 सीटों पर पिछली बार 5% से कम की मार्जिन थी, वहां पर जनसुराज ने किस पार्टी का गेम बिगाड़ा। तो जिस दिन हम लोग 14 तारीख को जब रिजल्ट्स एनालाइज करेंगे तो एक स्पॉइलर के जैसे एलजेपी ने पिछली बार किया था, एनडीए को 125 पे लेकर के आ गया था, यानी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट कर दिया था, वैसा रोल जनसुराज का हो सकता है। क्यों ऐसा है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशांत जी खुद नहीं लड़े और पार्टी का मैनिफेस्टो भी रिलीज नहीं हुआ। हाँ, एमजीबी ने रिलीज कर दिया, एनडीए ने रिलीज कर दिया, जनसुराज पार्टी जो कि एक नया बिहार बनाने चली है और उसके पास एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो ही नहीं रिलीज किया, कोई विजन नहीं बताया बिहार के लिए। अमिताभ जी, बहुत से लोग सैंपल साइजेस को लेकर भी सवाल उठाते हैं कि क्या ये सैंपल साइज बिहार की जनता का मूड और मत तय कर पाते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल्स कई बार हमने देखा है कि गलत साबित हुए। देखिए, क्या है कि आपको अगर डायरेक्शन बताना है या ओवरऑल वोट शेयर बताना है, मुद्दों की बात करनी है, तो सैंपल साइज आई थिंक ठीक ठाक है, जिन लोगों ने एग्जिट पोल किया है। प्रश्न आता है जब हमें सीट का कॉल देना होता है। जब सीट कॉल देना है तो उसके लिए आपको हर सीट से सैंपल चाहिए होता है या हर सीट से आपको क्वालिटेटिव फीडबैक चाहिए होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वोट शेयर टू सीट शेयर कन्वर्जन में कई बारी पोस्टर्स जो है वो गलत हो जाते हैं, और बिहार आप समझ लीजिए एक ट्रिकी स्टेट है पोस्टर्स के लिए। मैं एक पोस्टर होके भी कह रहा हूं, 2015 में सबको लगा एनडीए जीत रही है, जीत गई महागठबंधन, प्रचंड जीत। 2020 में लगा महागठबंधन की सरकार तो आ ही गई, तेजस्वी तय है, और एनडीए जीत गया एंड में, ठीक है। तो सीट से, और वो ट्रिकी स्टेट है बिकॉज कास्ट कॉम्बिनेशंस बहुत वहां पर कॉम्प्लेक्स है। जी, ये आपने जो बात बोली हाँ। हम लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, हम समझते हैं कि रिसर्च में क्या होता है कि ये जो सैंपल होता है, सैंपल जिस गांव में कहते हैं ना कि एक चावल का एक दाना काफ़ी होता है भात को समझने के लिए। तो इतने से आप उस समाज को, अगर वैरायटी बहुत है आप में, सैंपल साइज आपके अलग अलग हैं, अलग अलग कास्ट कम्युनिटी को आपने कैप्चर किया है और खासकर मार्जिनल वॉइसेस को, तो आप सही जगह पहुंचेंगे। लेकिन साथ में क्वालिटेटिव रिसर्च को जोड़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ नंबर्स आपने ये क्या किया, आपका क्या मत है, आप क्वेश्चनर मेथड से आपने कलेक्ट कर लिया, तो उससे आपको सही उत्तर नहीं मिलेगा। जब आप क्वालिटेटिव से उसको जोड़ देंगे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, देन इट विल गिव अ गुड रिजल्ट। जी, मेरे साथ अरविंद निषाद भी हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं अरविंद निषाद साहब। अरविंद साहब, शुक्रिया आपके धैर्य के लिए। और ये बताइए कि क्या इसमें कोई अब कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर यही एग्जिट पोल है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, चाहे आप बड़ी पार्टी बने या 2-4-5 सीटों से कम भी रह जाएं? देखिए, पिछले 25 वर्षों से बिहार एनडीए के लीडर के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और 20 वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस चुनाव में भी नीतीश कुमार जी के नाम पर एनडीए चुनाव लड़ी और हम एनडीए इस बात के लिए हमेशा तत्पर रहे, इस बात के लिए हमेशा मैं गंभीर रहा कि सरकार बनने के उपरांत आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आपका जो एग्जिट पोल आ रहा है, अन्य सर्वेज कंपनीज का जो एग्जिट पोल आ रहा है, उसमें भी और पहले से इन 20 वर्षों के दरमियान जो सरकार ने काम किया, चाहे वो नौजवानों को रोजगार देने का मसला हो, महिलाओं को स्वरोजगार, काम तो अरविंद जी माफ करिएगा, काम तो 2015 से 20 के बीच भी किया था आप लोगों ने, लेकिन 2020 में आपकी सीटें कम हो गई थी, आप 43 या 47 पे आ गए थे। मैं ये जानना चाह रहा हूं, इस बार चिराग पासवान के साथ आने से जेडीयू को यह फायदा हो रहा है या वाकई में जमीन पे आपने काम किया है? क्योंकि मुख्यमंत्री की तबीयत को लेकर बहुत से सवाल खड़े हुए इस कैंपेन के दौरान। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस
चुनाव में कुल 84 सभा की। एक नौजवान लीडर से ज्यादा कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक्टिव थे इस चुनाव में, और इस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चेहरा के रूप में थे और सरकार उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी, इसमें कहीं कोई शक शुबा किंतु परंतु नहीं है। हमारी पार्टी की ओर से कभी तो चिराग पासवान के साथ आने से फायदा हुआ ना? क्या चिराग पासवान के साथ आने से जेडीयू को फायदा हुआ ना? पिछली बार चिराग ने बहुत नुकसान किया था आपका। देखिए उस विषय में जाएंगे, अगर इस जो सवाल आपका है अगर उस सवाल में जाएंगे तो हमको बहुत सारी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो दीजिए ना। 2020 के भी चुनाव में सुमित भाई 2020 के भी चुनाव में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत की सरकार 5 वर्षों तक हमारी चली। हम एनडीए के नेता के रूप में जनता के बीच जाते हैं और नीतीश कुमार जी पर जो विश्वसनीयता कायम है बिहार की जनता का, हम नीतीश कुमार जी के चेहरे के साथ जाते हैं बिहार की जनता के बीच। और बिहार की जनता ने पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी को जितना मान सम्मान प्यार और अपना काम करने का अधिकार दिया मैं बार बार आपसे ये सवाल अरविंद जी इसलिए कर रहा हूं कि आपके पास एक बेहतरीन मौका है, लाइव टीवी पर आप बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको एक साथ देख रहे हैं। आप चाहे तो चिराग पासवान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं इस बार। देखिए सुमित भाई, बहुत चतुराई से आप सवाल कर रहे हैं। सवाल यह है कि हमारे नेता सभी को साथ लेकर के चलने के लिए जाने जाते हैं और इस देश में गठबंधन की राजनीति के चलाने वाले सबसे बड़े अनुभवशाली नेता के रूप में नीतीश कुमार जी हैं। इनको 25 वर्षों से बिहार एनडीए के नेता के रूप में लोग याद कर रहे हैं और लोग उनको शासन चलाते हुए देख रहे हैं। मैं एनडीए में शामिल सभी नेताओं। अरविंद जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अरविंद जी, आप तो नीतीश जी से मिलते रहते होंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं कि उनकी इच्छा क्या है, क्योंकि ये भी चर्चा है कि वो हो सकता है कि कहे कि भाई ठीक है बहुत हो गया, चुनाव जीत लिया फिर से। लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये उनका आखिरी चुनाव है, चुनाव जीतने के बाद कहे कि नहीं अब मुझे नहीं बनना, ये भी संभावना है क्या? हाँ, देखिए अखिलेश भाई, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए काम करते हैं और बिहार के 14 करोड़ लोगों की सेवा करने के लिए जाने जाते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी जनता के जनादेश के आधार पर काम करते हैं और जनता का जो आदेश होगा उस आदेश के मुताबिक नीतीश कुमार जी कोई भी फैसला लेंगे। जनता उनको कहेगी कि बिहार में आपको 25 से 30 फिर से नीतीश का जो हमारा नारा है उसी नारे के आधार पर आपको काम करना है तो काम करेंगे। अरविंद जी, चलिए मेरे साथ अब एक और बड़े मेहमान जुड़ गए हैं। एक्सिस माई इंडिया बड़ी सेफोलॉजी कंपनी के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में विकास भदौरिया मेरे सहयोगी भी अब इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए। प्रदीप जी, आपका सर्वे, आपका एग्जिट पोल तो मेरे ख्याल से आप आज दे रहे हैं या कल दे रहे हैं, और ये जितने एग्जिट पोल अभी दिख रहे हैं इसको देखकर क्या लग रहा है? सुमित जी, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हमारा एग्जिट पोल कल आएगा 5:30 बजे के बाद से। हमने सोचा कि 2 ही फेज का चुनाव है, जो पहले कभी बिहार में 7 फेज में हुआ करता था, अभी इसमें ऑफकोर्स 3 में हुआ था, तो सोचा है कि एक दिन और थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं और कोशिश करेंगे कि परिणाम के करीब आने की जितने ज्यादा आ सके। रह गई बात कि ये जो आप दिखा रहे हैं सारे दोस्त लोग हैं, अच्छा काम किया जरूर होगा, उनका जो भी है अब उसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं, वो मेरे लिए ठीक नहीं होगा उसके ऊपर कोई भी कमेंट करना। मैं इतना ही कहूंगा, एक्सिस माई इंडिया के जो नंबर्स हैं, एग्जिट पोल के अनुमान जो हैं, वो कल आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे तो शायद वो ज्यादा ठीक। प्रदीप जी, हम तीनों लोग बारी बारी से आपसे सवाल करते रहेंगे, सुचारिता भी है, साथ में विकास भी है, पर एक सवाल मैं लेता हूं उसके बाद ट्रांसफर करता हूं। आपने पहले फेज का तो कर लिया होगा 121 सीटों का, उसी की हवा बता दीजिए, आज हमको एक टीजर दे दीजिए कल के लिए। तो सुमित जी, मैं भी बहुत ज्यादा खुश होता है ना, आई विश कि मैं आपकी ये सवाल का जवाब दे पाता। अंग्रेजी में कहावत है, हाफ कुक फूड इज नेवर गुड। यानी कि खाना यदि पूरी तरह से पका ना हो तो आपका जायका बिगड़ जाएगा। वो मैं चाहता नहीं हूँ कि अच्छा खासा जायका आने के लिए थोड़ा सा इंतजार कर ले, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरी खिचड़ी जब पक जाएगी तभी आप परोसेंगे। पूरी खिचड़ी जब पक जाएगी तब आप परोसेंगे। महागठबंधन इतना तो क्लियर कर सकते हैं। नहीं, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है सर। नहीं, सेकंड फेज में तो बहुत उठापटक है।
नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सेकंड जब टोटल की बात आएगी तो बिहार का जो परिणाम होगा वो टोटल पूरे प्रदेश के हिसाब से होगा। अभी आधे से एक सीट ज्यादा बाकी, और जैसे आपने कहा कि राजनीतिक गतिविधियां और सोशल कोलेशन जो है, इक्वेशन जो है, सामाजिक ताना बुना जो सेकंड फेज में, वो सब एकदम अलग है। थोड़ा सा कहने एक MY का ही ले लीजिए। पहले फेज में MY की जो संख्या है वो 28% है, यानी मुस्लिम और यादव का कंबाइंड। दूसरे फेज में ये उठ के 34% हो जाती है। इसी के चलते सीमांचल का एक बड़ा इलाका आता है जहां पे कि बाहुल होता है। फिर उसके बाद आप पाएंगे कि यहाँ पे मल्ला समाज जो है, जो खासकर बड़ी संख्या में कोसी और उस नदी के आसपास है, पूर्णिया और उधर पर, उसमें अभी सेकंड फेज में चुनाव हुए हैं, वो एक प्ले में आ जाते हैं। ओवैसी साहब की पार्टी प्ले में आ जाती है। उसके साथ साथ गया और जमुई की बात करें तो आपके LJP का वहां पर बोलबाला रहता है। तो इसका जब तक कि आकलन ना हो पाए, जब तक पूरे प्रदेश के बारे में कमेंट करना जरा ठीक नहीं। दो चीजें आपसे जरूर पूछेंगे, क्योंकि इस चुनाव भर जो बात हुई है, एक नई पार्टी आई जिसको लेकर बहुत चर्चाएं हुई सोशल मीडिया पर भी, जनसुराज की मैं बात कर रही हूं, उन्हें लेकर एक ऐसा माहौल बना कि ये बहुत सारी सीटें काट सकते हैं। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि ये इनका कोई आंकड़ा ऐसा नहीं रहेगा कि ये अपना कोई स्थायित्व दिखा सके। आपने जितना एक्सपीरियंस किया, जनसुराज को लेकर आपको क्या लगता है? उन्होंने अपनी जगह इस चुनाव में बनाई है या फिर सिर्फ नुकसान पहुंचाने भर तक सिमट कर रह गई? जनसुराज के बारे में बिल्कुल ये मैं कह सकता हूं अच्छे से कि मेहनत तो काबिले तारीफ है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। बड़ी बात है भाई। तो कल के एग्जिट पोल से पहले एक बड़ी बात प्रदीप जी ने कह दी है। एक चीज और बोलिए ना सर। मैं अजीत जी आता हूँ। प्रदीप गुप्ता साहब, एक चीज और बता दीजिए आप, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे चरण में 68.6% की वोटिंग हुई, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 2020 के मुकाबले 18% ज्यादा मतदान 2025 में रिकॉर्ड किया गया। ये बिहार के इतिहास में किसी विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग है। एक नया रिकॉर्ड बिहार की आवाम ने, बिहार की जनता ने बना दिया है। प्रदीप जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ कल, आज पोलिंग हुई सीमांचल जैसे तमाम उस मुस्लिम बहुल इलाके में जहां जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे, क्या इसका इंपैक्ट हुआ होगा? आपके सर्वेयर्स क्या बता रहे हैं आपको? आप ये जो 18% का इजाफा कह रहे हैं वो केवल सीमांचल के संदर्भ में कह रहे हैं या पूरे सेकंड फेज के जितने भी 122 सीटें उसमें? 122। हाँ, नहीं, मैं आपके और आपके दर्शकों को थोड़ा सा यहाँ पर मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ, वो भी ECI के आंकड़ों के साथ, जहां तक कि वोटर टर्नआउट की बात है जी। इन 122 सीटों का एक्चुअल वोटर टर्नआउट पिछले बार था 58.33%। हाँ। 58.33। तो यदि ये 68 आपने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया इस बार का वोटर टर्नआउट, तो करीब 10%। अब मैं पूरे के पूरे बिहार को आपके दर्शकों के लिए ये जो वोटर टर्नआउट का इतना ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट है, ये कहां से और कैसे आ रहा है उसको बताने की कोशिश करता हूँ, शायद लाभकारी साबित हो। देखिए, करीब 21 जो SIR हुआ, शुद्धिकरण की जो प्रोसेस हुई, उसके तहत करीब 20 लाख लोगों की डेथ हो चुकी थी। करीब 28 लाख लोग जो हैं वो माइग्रेट परमानेंटली हो गए। तो ये 48 लाख होता है। जब ये 48 लाख को आप 7 करोड़ 41 लाख के आसपास जो अभी के मतदाता हैं, इलेक्टर्स हैं, उसके साथ जब देखेंगे तो 6.33% का तो यह इजाफा हो गया। तो आप उसको जो 58 था पिछली बार, उसमें यदि 6 को जोड़ दें तो ये 64-65 के आसपास तो अभी पहुंच गया। अब रह गई बात, ये जो इंक्रीमेंटल 3-4% है, पहले फेस में भी और अभी के फेस में भी इंक्रीमेंटल की बात कर रहा हूं, टोटल तो बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो वो जो है अभी तक के 3 पिछले बिहार के चुनाव दिवाली और दशहरा के बीच में हुए थे। जो छठ पूजा आती है वो दिवाली के बाद आती है। ये पहली बार, अभी 3-15 सालों की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है। तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर आते हैं। इस बार दोनों पॉलिटिकल बड़े गठबंधनों की तरफ से ये सुनिश्चित किया गया कि भैया ये जो लोग आए लोकल स्थानीय स्तर पर, जो MLA कैंडिडेट है और उनके सारे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इनको अच्छी खासी इनकी आवभगत की वहां पर। दूसरी जो चीज है, बहुत सारी जगहों पे इनके जाने और आने का खर्चा, जो किराया होता है जाने और आने का, उसको भी सुनिश्चित किया। तो ये जो
3 से 4% का इंक्रीमेंटल आप जो देख रहे हैं, ये थैंक्स टू छठ पूजा के चलते हैं। तो ये बड़ा देखिए, इंटरेस्टिंग इस बात चीज- की आपने, 3 से 4% जिसको अभी तक हम बम्पर बोलते आ रहे हैं, आप इसको इंक्रीमेंटल बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये साधारण सी चीज है। नहीं सुमित जी ऐसे नहीं आप उस 6 को भूल जा रहे हैं ना, जो 6 शुद्धिकरण के चलते आया है, तो वो तो बहुत बड़ा मैसिव है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐतिहासिक 10 पॉइंट का बढ़ना तो बहुत बड़ी बात है ना जी। 58 से 68 तो बहुत बड़ा अंक है। मैं इसीलिए आपसे क्लैरिफाई कराना चाह रहा था, इसीलिए मैंने डेविल्स एडवोकेट नहीं, खेला। एक बार प्रदीप जी ये जरूर बताइए, क्योंकि इस पूरे चुनाव के दौरान आपने लोगों के बीच जिस तरह की एक राय इकट्ठा की, तेजस्वी यादव ने इस पूरे चुनाव में पलायन का मुद्दा उठाया, युवाओं का, पेपर लीक का, और एक नाराजगी की बात की नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए। क्या वो नाराजगी नीतीश कुमार के खिलाफ इस चुनाव प्रचार में और चुनाव में आपको दिखी है? देखिए, नाराजगी की जहां तक बात है, वो मैं बिल्कुल बोल सकता हूं कि 0% नाराजगी। अच्छा। 0% नाराजगी किसी भी वर्ग में। जो नीतीश कुमार जी को वोट नहीं कर रहे हैं, एनडी को नहीं कर रहे हैं, वो भी ये कह के नहीं कर रहे हैं कि हमको नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार की जो पर्सनालिटी है और हकीकत है सबके सामने एविडेंट है। उसमें 1% का भी देखिए, बिहार और यूपी जैसे प्रदेश के 20 साल तक राज करने के बाद भी एक परिवारवाद जो होता है यूपी बिहार में सबसे सर्वोपरि, सभी जगह होता है, यूपी बिहार में ज्यादा होता है। एक बात। दूसरा, जो क्लीन गवर्नेंस कर पाना लगातार 20 साल तक दोनों गठबंधनों में शामिल होने के बाद, इस साइड या उस साइड, ये अपने आप में बहुत बड़ा हिस्टोरिकल चीज है, जो कि नवीन पटनायक जी के संदर्भ में भी कहा जाता था, और इसीलिए उन्होंने 23 साल तक रूल किया और 5 इलेक्शन को जीते। नीतीश कुमार जी ने यदि ये इलेक्शन जीतते हैं तो ये उनका भी 5वां इलेक्शन होगा, 4 इलेक्शन पहले होगा जी। तो कहने का मतलब ये है कि नीतीश जहां तक अभी मुझे ये नहीं पता है कि मेरे एग्जिट पोल के आंकड़े क्या आने वाले। आपने केवल नीतीश कुमार जी की बात कही, तो मैंने कहा रह गई बात अब तेजस्वी प्रसाद यादव की। देखिए, चुनाव जीतने के लिए, जैसे बोलते हैं ना, एक रेसिपी के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी है। वैसे बिहार के संदर्भ में आप 90% लोग कास्ट, जातिगत आधार पे वोट करते हैं, आपको अच्छा लगे या ना लगे, हकीकत तो यही। अब जब ऐसा फिनोमेना हो, तो आज की डेट में महागठबंधन को जब आप सामने रखते हैं, तो MY जो एक सब्सटैंशियल साइजेबल नंबर है 1/3 तक, करीब 32% तक, उसके बियॉन्ड जुटा पाने की उन्होंने कोशिश की। साहनी जी को इधर लाए, साहनी जी पहले उधर थे, अब वो 4% महिला कम्युनिटी को करते हैं, और वो भी एक आखिरी में हुआ है। तो एक 10 से 20% का जो होता है ना, आप ये क्यों देख पाते हैं कि एनडीए में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, RLM, कुशवाहा, ये क्यों है, ये क्या कर रहे हैं? इनका कास्ट का अपना सबको मिला दें तो 10% के ऊपर बड़ा साइजेबल। एक और इंटरेस्टिंग बात है प्रदीप जी, बहुत से लोग यहाँ पर एक आंकलन ये भी बना रहे हैं, आप बेहतर बताएंगे, कि चिराग पासवान के साथ आने से इस बार जो बल मिला है वो जेडीयू को मिला है। यानी पिछली बार जब वो अलग थे तो उसका नुकसान हुआ, और इस बार जेडीयू को फायदा हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने, यदि वो साथ में लड़ते चिराग पासवान, तो 33 सीटों के ऊपर उन्होंने डेंट किया। चलो 33 के यदि साथ में होते तो ये मान लिया कि थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं, नेट 20 सीट का तो इजाफा होता है। जो 125 सीटें आई थी एनडीए की, वो कम से कम 145 सीटें आती थी, 20 भी मान लें तो वैसे तो 158 होना चाहिए यदि अर्थमेटिक की बात करें तो। और इस बार मैंने जैसे बताया ना कि देखिए, दलित और मल्ला, दलित 16% से 18% है, जिसमें 5% पासवान, 5% जाटव समाज, और 6% जो है नान जाटव नान पासवान दलित है। ये 16 और ये 4 मल्ला, ये 20 मिलके ही तय कर पाएंगे। जिसको भी इन 20 में से ज्यादा संख्या मिलेगी वही बिहार में विनर। अगला सवाल विकास को लेना है प्रदीप जी, लेकिन मेरे साथ अजीत झा भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, बद्री जी भी पूछना चाह रहे हैं, अखिलेश जी भी पूछना चाह रहे हैं, पर विकास के सवाल के बाद। प्रदीप जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि अगला मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक में तय होगा, तो क्या उसके बाद नीतीश कुमार के पक्ष में एक सहानुभूति की लहर चली? इस तरह की बात की जा रही थी कि इसके बाद सहानुभूति में उनके उभार आया है। नहीं, देखिए,
क्या होता है कि बिल्कुल उभार तो जरूर आया होगा, लेकिन आपको देखना पड़ता है कि इम्पैक्ट कितना था इसका या उसका, चाहे प्रोज हो चाहे कॉन्स हो, किसी भी चीज का उभार तो जरूर आया। लेकिन एक बड़ा वर्ग जो हम जो बात करते हैं, जो जितने भी वोट मिलते हैं एनडीए को, मान लिया जाए जितने भी वोट मिले, मान लीजिए 100 वोट एनडीए के हो, उसमें से 5 से 10% के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने। वोट देना और चीफ मिनिस्टर बनना ये दो अलग बातें। एनडीए के मतदाताओं की बात कर रहा हूं, उसका एक 50 से 60% बड़ा वर्ग जो चाहता है, जो भी एनडीए को वोट कर रहा है, वो चाहता है कि भाई पूरे हिंदी पट्टी सारे जगह पे 10 साल से कम बीजेपी की सरकारें, सबने बीजेपी का स्वाद चखा हुआ है। खासकर वो उत्तर प्रदेश से, बिहार के लोग जो है हमेशा उत्तर प्रदेश से हर चीज की कल्पना और कंपैरिजन करते हैं। तो वो चाहते हैं कि क्यों ना इस बार बिहार में भी बीजेपी की मुख्यमंत्री बने, ऐसा वो चाहते थे। तो आई मीन जो 100 की बात करें तो 50 बाई आप मैक्सिमम 10 से 20% कह सकते हैं नीतीश कुमार को चाहने वाले, और करीब 50% से 60% कह सकते हैं आप कि वो चाहते हैं कि बीजेपी का बने। और बाकी की कोई राय नहीं, उनको कुछ नहीं पता, किसी को भी बना दीजिए, उनको उससे मतलब नहीं। आपकी इजाजत से बाकी लोगों के सवाल भी ले लेता हूँ। प्रदीप जी, बद्री जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं जल्दी से। जब ये देखते हैं अपने पोल के एनालिसिस में कि जातियां किसके तरफ जा रही हैं, तो क्या उनका आप हिस्टोरिकल जो एटीट्यूड्स है वो भी देखते हैं? क्योंकि जैसे मल्लाह है, मल्लाह पूरे मिथिलांचल में भागलपुर तक हमेशा जो कॉमनल राइट्स होते रहे हैं उसमें वो मुसलमानों से टकराते रहे हैं और बेसिकली वो बीजेपी के वोट बैंक के रूप में मर्ज करते रहे हैं। तो अगर सहनी के आने से, भले सहनी के लेट में अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन अगर पहले भी हो जाता तो क्या मुस्लिम मल्लाह वोट उनके तरफ जा सकता था, आरजेडी के तरफ? या ट्रेडिशनल, जैसे उत्तर प्रदेश में भी मल्लाह बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ है, वो एकदम ट्रेडिशनल कैरेक्टर है। जी प्रदीप, बद्री जी सही कहा आपने, लेकिन दिक्कत यह है, हिस्ट्री के साथ दिक्कत यह है कि उसको कभी तो बदलना है। तो जो आपने बात कही, यदि हम 20 से 30 साल पहले की बात करें तो जो बात कही है आपने कि मल्लाह और इनका जो है मेल जोल नहीं होता है, आपस में एक दूसरे के प्रति वो रहती है, बिल्कुल सही है। सेम गोज विद उत्तर प्रदेश के अंदर दलित और ठाकुर, जो आपने कॉम्बिनेशन यहाँ बताया कि एक दूसरे के जरा सा विपरीत चलते हैं वो वहाँ उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब जब आप देखेंगे कि पिछली जितनी भी जीत हुई है, आपकी लोकसभा की बात कर लें या असेंबली इलेक्शन की बात कर लें उत्तर प्रदेश में, आप लोकसभा 24 का भी रिजल्ट देख लीजिए कि बिना दलित का वोट मिले आप जीत की कल्पना कर ही नहीं सकते वहां पे। बड़ा असर